पास होने के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, लिखते रहना, एक एक शब्द को पकड़ना और लिखते रहना। लिखने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, जितना ज़्यादा लिखोगे उतने ही ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। और हाँ, ये भी याद रखना, किसी भी प्रश्न को इतना भी मत लिख देना कि एग्जामिनर ये सोचे कि भाई 2 नंबर का प्रश्न है, अब इस पर कितने नंबर दूं। याद रखना, ठीक है। इसलिए आपको ये समझदारी रखनी है, प्रश्न के सामने नंबर लिखे होते हैं, नंबर देके और लिखें। कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, लिख के आओ, कुछ भी लिख के आओ, क्वेश्चन को छोड़ के आना नहीं है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, बस लिखते रहो। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एनआईओएस की पढ़ाई। 15 अप्रैल को आपका हिंदी का पेपर है। उससे पहले आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी की रिवीजन वीडियो। हिंदी की बुक 1 और हिंदी की बुक 2, दोनों बुक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। अब तक इस चैनल पर मैं हिंदी की 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जो न्यू सिलेबस की हैं। अब न्यू सिलेबस के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। डियर स्टूडेंट, हिंदी के पेपर के बाद मैं आपके लिए पॉलिटिकल, हिस्ट्री, सोशलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, बिजनेस स्टडी, अन्य सब्जेक्टों के महत्वपूर्ण वीडियो भी अपलोड करूंगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। अब चलते हैं आज विषय हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो न्यू सिलेबस से हैं। पेपर से पहले ये वीडियो जरूर देख के जाना। अब तक जो 3 वीडियो मैंने अपलोड की हैं उनमें से और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। पहला प्रश्न है, मां के प्रति भरत का आक्रोश क्यों था? यह पाठ है भरत का प्रेम और लिखा है तुलसीदास ने। तुलसीदास बताते हैं, जब भरत जी राम जी से मिलते हैं तो वह अपनी मां के प्रति आक्रोश रखते हैं। तो राम जी उन्हें समझाते हैं कि यह माँ की कोई गलती नहीं है, अगर मुझे वनवास हुआ है तो यह विधि का खेल है, इसलिए आप अपनी माँ के प्रति यानी कि कैकेयी माता के प्रति किसी भी तरह का आक्रोश या मन में कोई भी गलत विचार न लाएं। या भगवान राम के वनवास की वजह भरत जी अपनी माता कैकेयी को मानते थे, इसलिए भरत के मन में आक्रोश था अपनी माँ के प्रति। अगला प्रश्न है, दुष्यंत कुमार ने पीर को पर्वतों के समान क्यों कहा है? देखिए, दुष्यंत कुमार ने जो कविता लिखी है गजल, उन्होंने कहा है, बढ़ रही है पीर अब तो पिघलनी चाहिए। पीर यानी कि समस्याएं। तो हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिक हिंसा, गरीबी, अशिक्षा, वह इतनी ज्यादा बढ़ रही है। तो दुष्यंत कुमार अपनी कविता जो है गजल, उसमें कहते हैं कि यह पीर अब पिघलनी चाहिए। इसी में अगला प्रश्न है, गजल कविता में लाश शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो गजल कविता में दुष्यंत कुमार लाश शब्द ऐसे लोगों के लिए प्रयोग करते हैं जो अपने आप को दबा, कुचला और शोषित महसूस करते हैं और शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। ऐसे लोगों को लाश शब्द कहा गया है, जो मजबूर हैं लेकिन मजबूरी के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, जो यह मान चुके हैं कि यह तो हमारी किस्मत है। तो ऐसे लोगों को दुष्यंत कुमार अपनी कविता गजल में लाश कहते हैं। अगला पाठ है चीफ की दावत। चीफ की दावत पाठ लिखा है भीष्म साहनी ने। भीष्म साहनी इस पाठ में सामनाथ के परिवार की मानसिकता के बारे में बताते हैं, किस तरह सामनाथ अपने घर अपने चीफ को यानी कि अपने बॉस को दावत पर बुलाता है, और दावत पर बुलाने के बाद उसके मन में सबसे बड़ी यह समस्या थी कि माँ का क्या होगा। अर्थात सामनाथ अपनी पत्नी से कहता है कि अपनी बूढ़ी माँ को कहाँ पर छिपाया जाए। इस कहानी में यह बताया गया है कि किस प्रकार भारतीय समाज में या हमारे समाज में मध्यवर्गीय परिवार के लोग अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए अपने बुजुर्गों का अपमान कर देते हैं। जिस प्रकार सामनाथ अपनी माँ को एक बोझ मानता है और उसको छिपाना चाहता है बॉस से। वह चाहता है कि उसकी माँ बॉस के सामने अर्थात चीफ के सामने न आए। तो यह था चीफ की कहानी का उद्देश्य है। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। देखिए, रीढ़ की हड्डी जो पाठ है वह लिखा है जगदीश माथुर ने, और इस पाठ में 2 पात्र हैं, एक है उमा और एक है शंकर। उमा की शादी शंकर से होने वाली है। शंकर उसके घर रिश्ता लेकर आया है, लेकिन शंकर एक ऐसा लड़का है
जो अपने पिता के पीछे छिपकर बैठा है। यानी कि शंकर के पिता ही सारी बात कर रहे हैं। तो उमा को ऐसा एहसास होता है, यह जो लड़का है शंकर, जो मुझे देखने आया है, जो मेरे घर रिश्ते की बात करने आया है, इसका अपना वजूद नहीं है, इसमें आत्मविश्वास की कमी है। तो उमा शंकर से रिश्ते के लिए मना कर देती है और कहती है, यह लड़का तो अपने बाप के पीछे बैठा है और इसके तो रीढ़ की हड्डी है ही नहीं है। तो यह था रीढ़ की हड्डी जगदीश माथुर। अगला प्रश्न है, उमा के चरित्र की कोई 3 विशेषता बताइए। तो उमा एक पढ़ी लिखी लड़की थी, उमा एक स्वाभिमानी लड़की थी और उमा विरोध करना भी जानती थी। उसे जब ऐसा लगा कि शंकर उसके लायक नहीं है तो उमा ने इस रिश्ते का विरोध भी किया। अगला प्रश्न है, कुटुज। कुटुज की विशेषता बताइए। देखिए, कुटुज एक पौधा होता है जो हिमालय की ऊंचाइयों पर पाया जाता है। कुटुज जो पाठ है वो लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कुटुज पाठ में कुटुज की विशेषताएं बताई गई हैं। कुटुज के 3 अर्थ होते हैं। नंबर 1 मटका, हाँ वही मटका जिसमें हम पानी पीते हैं। नंबर 2 अगस्त मुनि, अगस्त मुनि को भी कुटुज कहा जाता है। और कुटुज का अर्थ होता है एक पौधा जो हिमालय की ऊंचाइयों पर पाया जाता है। तो कुटुज का पौधा विपरीत मौसम में भी हमेशा लहराता रहता है और अच्छी खुशबू बिखेरता है। तो कुटुज हमें यह सीख देता है कि हमारे जीवन में कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, हमें मुसीबतों का डटकर सामना करना है और अपने आप को झुकाना नहीं है, अपने आप को गिराना नहीं है, अपने आत्मविश्वास को कम नहीं करना है। जिस प्रकार कुटुज हमेशा खुशबू बिखेरता रहता है, उसी प्रकार हमें भी लोगों की मदद करनी चाहिए और एक अच्छे इंसान की तरह अपना जीवन जीना चाहिए। कुटुज पाठ लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, टिप्पण और टिप्पणी में क्या अंतर होता है। देखिए, टिप्पण को कहते हैं नोटिंग और टिप्पणी को कहते हैं कमेंट। उदाहरण समझिए, जब आप फेसबुक इंस्टा पर कोई पोस्ट डालते हैं तो लोग वहां पे कमेंट करते हैं, तो कमेंट को क्या बोलते हैं, टिप्पणी। टिप्पणी हर कोई कर सकता है। टिप्पणी सकारात्मक हो सकती है, टिप्पणी नकारात्मक हो सकती है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं टिप्पण। टिप्पण का उदाहरण समझिए, अगर आपने अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र दिया अवकाश के लिए, प्रधानाचार्य उसका जवाब देते हुए कहते हैं अवकाश दिया जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टिप्पण। टिप्पण वही करेगा जिसके पास अधिकार है। टिप्पण में गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता, टिप्पण कम शब्दों में किया जाता है, टिप्पण स्पष्ट होता है। तो यह अंतर होता है टिप्पण और टिप्पणी में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से पढ़कर और समझ कर जाइए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। देखिए, आज का दौर एआई का दौर है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है ऐसे सॉफ्टवेयर जो मनुष्य के लिए मनुष्य की तरह ही काम करते हैं। उदाहरण के लिए आपने सुना होगा एलेक्सा। एलेक्सा हमारे लिए क्या करता है, वही काम करता है जो दूसरा मनुष्य कर सकता है। यह बिल्कुल मानव की तरह व्यवहार करते हैं। आर्टिफिशियल का एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एप्पल का फ़ोन चलाते हैं तो वहाँ पर एक फीचर होता है सिरी। तो यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। प्यारे छात्रों, अब चलते हैं अगले पाठ की तरफ और अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण पाठ है अंडमान डायरी। अंडमान डायरी जो पाठ है वह लिखा है श्रीकांत वर्मा ने। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, काला पानी की सजा किसे कहा गया है। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो भारतीय कैदी को देश से बाहर भेज देते थे, अर्थात काला पानी की सजा दे देते थे, अंडमान आइलैंड पर भेज देते थे। तो किसी भी कैदी को देश से बाहर भेजने की सजा अंग्रेजों के ज़माने में काला पानी की सजा कही जाती थी। और यह काला पानी कहाँ था, अंडमान में। यहाँ पर एक जेल थी जिस जेल का नाम था सेलुलर जेल। वहाँ पर एक साथ 3 व्यक्तियों को फांसी देने की व्यवस्था थी। वहाँ पर भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता था। वीर सावरकर को भी सेलुलर जेल में रखा गया था और जेल के बाहर उनकी एक प्रतिमा लगाई गई थी। अंडमान डायरी में ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है, वे कौन थे जो शेक्सपियर को घर भूल आए थे। यह किसके लिए कहा गया है। तो यह शब्द यूज किया गया है अंग्रेजों के लिए, क्योंकि अंग्रेज जो थे अपने महान लेखक, अपने महान कवि शेक्सपियर के
विचारों को अपने देश में ही छोड़कर आ गए थे और वह भारतीय लोगों पर अत्याचार करते थे। तो यह पूछा गया है, वे कौन थे जो शेक्सपियर को अपने ही देश में छोड़कर या अपने ही घर भूलकर आ गए थे? तो वो थे अंग्रेज। अगला प्रश्न है, न्यू मीडिया का क्या अर्थ है और न्यू मीडिया के उदाहरण बताइए। देखिए, न्यू मीडिया का उदाहरण है सोशल मीडिया, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यह सब न्यू मीडिया का उदाहरण है। यह सोशल मीडिया भी कहलाता है। इसका प्रयोग हम जनसंचार के लिए करते हैं, अर्थात लोगों से बातचीत करने के लिए हम न्यू मीडिया का प्रयोग करते हैं। न्यू मीडिया अगर पूछने आता है तो सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर के बारे में आप लिख देना, तो यह है न्यू मीडिया और सोशल मीडिया। अगला प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। देखिए, क्लाउड का मतलब होता है सर्वर पर स्पेस, और सर्वर क्या होता है, एक कंप्यूटर होता है। उदाहरण समझिए, जैसे कि यह मैं यूट्यूब की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो यह कहीं ना कहीं तो अपलोड होकर कहीं ना कोई स्पेस तो कवर कर रही होंगी, तो उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, क्लाउड बोलते हैं। कई बार यह स्पेस हमें खरीदना पड़ता है और कई बार यह स्पेस हमें फ्री में मिल जाता है, जैसे कि यूट्यूब हमें क्लाउड का स्पेस फ्री में दे रहा है। इसके अन्य एग्जाम्पल हैं जीमेल। जीमेल भी तो आपको स्पेस देता है, वो भी फ्री में। इसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। अगला प्रश्न है, प्रारूपण का क्या अर्थ होता है और प्रारूपण की विशेषता बताइए। देखिए, प्रारूपण को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग किसी दस्तावेज में की जाती है। ड्राफ्टिंग अर्थात प्रारूपण किसी अनुभवी व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। प्रारूपण करते समय मात्रा और व्याकरण की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। प्रारूपण अनुभवी व्यक्ति द्वारा होना चाहिए। प्रारूपण करते समय शब्दों की सीमा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर प्रारूपण करते समय एक छोटी सी भी गलती हो जाती है तो यह गलती भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है, और प्रारूपण को अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राफ्टिंग। अगला प्रश्न है, हिंदी टंकण क्या है और इसके प्रकार बताइए। दोबारा बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। टंकण, टंकण का मतलब होता है टाइपिंग, हिंदी की टाइपिंग, हिंदी टंकण। जब हम कंप्यूटर या मोबाइल में कीबोर्ड के माध्यम से कुछ हिंदी में टाइप करते हैं तो इसे बोलते हैं हिंदी टंकण। आप हिंदी की टाइपिंग कितने तरीके से कर सकते हैं। एक तो हिंदी का कीबोर्ड आता है, आप उसके द्वारा टाइपिंग कर सकते हैं। एक होता है स्पीच टू टेक्स्ट। स्पीच टू टेक्स्ट का मतलब होता है आप बोलते हो और वह मोबाइल में या कंप्यूटर में हिंदी में टाइप हो जाता है। और आपके पास, आपने देखा होगा जो सॉफ्टवेयर होते हैं, कीबोर्ड का जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें ए बी कीबोर्ड आता है, जिसके द्वारा भी तो आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं। तो यह थे हिंदी टाइपिंग अर्थात टंकण। दोबारा समझ लीजिए, हिंदी टाइपिंग को क्या बोलते हैं, हिंदी टंकण। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रयोजन मूलक भाषा या प्रयोजन मूलक हिंदी। देखिए, प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। एक ऐसी भाषा, एक ऐसी हिंदी जो किसी विशेष क्षेत्र पर, विशेष व्यक्ति द्वारा, विशेष स्थान पर, विशेष उद्देश्य के लिए बोली जाती है, उसको बोलते हैं प्रयोजन मूलक भाषा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर आप कोर्ट रूम अर्थात न्यायालय में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे जो न्यायाधीश महोदय होते हैं अर्थात जज साहब होते हैं और वकील साहब होते हैं, एक विशेष तरह की और अलग तरह की भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं। इसी प्रकार डॉक्टरों की अपनी अलग भाषा होती है और सीए अर्थात चार्टेड अकाउंटेंटों की अपनी अलग भाषा होती है। एक ऐसी भाषा जो किसी विशेष उद्देश्य के साथ विशेष स्थान पर विशेष लोगों द्वारा बोली जाती है, उसको बोलते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी या प्रयोजन मूलक भाषा। अगला प्रश्न है, जनसंचार के माध्यम और जनसंचार के माध्यमों का महत्व। देखिए, जनसंचार, जन मतलब लोग और संचार मतलब बात को पहुंचाना। लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए जो माध्यम प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम जनसंचार के माध्यम। जनसंचार के माध्यम तीन तरह के होते हैं। नंबर एक, दृश्य माध्यम, जो सिर्फ दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि बैनर और पोस्टर। एक होते हैं श्रव्य माध्यम, श्रव्य यानी कि जो सिर्फ सुने जाते हैं, जैसे कि रेडियो। एक होते हैं दृश्य और श्रव्य यानी कि जो देखे भी जाते हैं और सुने भी जाते हैं, जैसे कि टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन। ये हो गए दृश्य और श्रव्य माध्यम। जनसंचार के माध्यम आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है। जनसंचार के माध्यमों के द्वारा
सरकार अपनी बात जनता तक पहुंचा सकती है। जनसंचार के माध्यमों के द्वारा मैं भी आपसे जुड़ा रहता हूं। जनसंचार के माध्यमों के द्वारा शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। जनसंचार के माध्यमों के द्वारा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है। जनसंचार के माध्यमों द्वारा नाम भी कमाया जाता है और पैसा भी कमाया जाता है और सूचना को विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया जाता है। जनसंचार के माध्यम होते टीवी, रेडियो, अखबार, बैनर, पोस्टर, यह सभी जनसंचार के माध्यम होते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है मीरा की काव्यगत विशेषताएं, मीरा की भाषागत विशेषताएं। प्रश्न देखो इस तरह भी पूछा जा सकता है, बिहारी की काव्यगत विशेषताएं या बिहारी की भाषागत विशेषताएं। देखिए इसका मैं कॉमन सा उत्तर बता रहा हूँ, यह सिर्फ पेपर में लिखने के लिए है। सुनिए, मीरा, बिहारी, सूरदास, तुलसीदास, यह सभी आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। अगर इनमें से किसी की भी भाषागत या काव्यगत विशेषताएं पूछी जाती हैं तो उत्तर कुछ इस तरह लिखिए। माना कि बिहारी आ गया तो आप लिखेंगे बिहारी की भाषा बहुत ही सरल है। बिहारी की काव्यगत विशेषता में आप क्या लिखेंगे? बिहारी की भाषा बहुत ही सरल है। आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। छंद, रस, अलंकारों का प्रयोग किया गया है। आम लोगों से जुड़ी हुई भाषा है, बहुत ही सरल है, आसानी से समझ में आ जाती है और दिल को छूने वाली भाषा है। यह सब लिखेंगे आप काव्यगत या भाषागत विशेषताओं में। ऐसा आप लिख के आ जाना पेपर में, चाहे सूरदास आ रहा हो, तुलसीदास आ रहा हो, चाहे आपके मीरा आ रही हो या बिहारी आ रहा हो, सबका एक कॉमन सा आंसर करके बस लिख के आ जाना और लिखते ही जाना, सोचना मत। प्रयुक्ति किसे कहते हैं? प्र प्लस युक्ति। जब किसी भी शब्द को दो या दो से अलग अर्थों में प्रयोग किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम प्रयुक्ति। उदाहरण के लिए मैं आपको एक शब्द बताता हूँ, जैसे कि पद। पद का मतलब होता है पैर, लेकिन पद का मतलब होता है सरकारी पद, यानी कि कोई नौकरी। जब हम कहते हैं ना अच्छे पद पे काम कर रहा हूँ, यानी कि किसी अच्छी नौकरी पर काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर पद शब्द को दो अलग अलग तरीके से प्रयोग किया गया है। तो यह हो गई एक प्रयुक्ति, शब्द को उसके वाक्य के अनुसार अलग अलग तरीके से प्रयोग करना प्रयुक्ति कहलाता है। अगला जो प्रश्न है वह है पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ। यह लिखा है हरिशंकर परसाई ने। पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ आपके यहाँ पर एक पाठ है जिसे लिखा है हरिशंकर परसाई ने। इस पाठ में हरिशंकर परसाई बताते हैं कि एक पीढ़ी अर्थात नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में संघर्ष है। नई पीढ़ी अपने तरीके से जीना चाहती है, नई पीढ़ी अपना रास्ता खुद बनाना चाहती है, लेकिन पुरानी पीढ़ी के लोग उसे रोकते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में क्या संघर्ष है? विचार, सोच का संघर्ष है। नई पीढ़ी अपने तरीके से लिखना चाहती है, पढ़ना चाहती है, घूमना चाहती है और अपना रास्ता खुद तय करना चाहती है, लेकिन पुरानी पीढ़ी को लगता है कि जो झंडे हमने गाड़े हैं अपने ज़माने में, यह उसका दुरुपयोग करेंगे। तो पुरानी पीढ़ी के लोग नई पीढ़ी को रोकते हैं और इसी संघर्ष को दिखाया है पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ पाठ में हरिशंकर परसाई ने। अगली जो कविता है वह है भेड़िया। भेड़िया कविता लिखी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। भेड़िया कविता में ऐसे लोगों को भेड़िया कहा गया है जो समाज के दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, नोचते हैं, शोषण करते हैं, और एक शोषण की व्यवस्था को भेड़िया कहा गया है। यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं अगर इन भेड़ियों से आपको बचना है तो आपको मशाल यानी कि एकता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, मशाल जलानी पड़ेगी और इन्हें शहर के बाहर छोड़ना पड़ेगा। फिर यह भेड़िए आपस में लड़ेंगे और लड़ते लड़ते मर जाएंगे। तो यह बात कही है भेड़िया कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। अगला प्रश्न है भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति के प्रकार बताइए। तो भक्ति यहाँ पर दो तरह की है, एक तो होती है सगुण भक्ति और एक होती है निर्गुण भक्ति। आपकी जो किताब है वहाँ पर सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के बारे में बताया है। मैं आपको कम शब्दों में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सगुण भक्ति एक ऐसी भक्ति होती है जिसमें भगवान का रंग, रूप और आकार होता है, और निर्गुण भक्ति एक ऐसी भक्ति होती है जिसमें भगवान का कोई भी रूप, रंग और आकार नहीं होता। एक जनरल सा उदाहरण लेते हैं। अगर हम हिंदू समाज की बात करते हैं तो वहाँ पे भगवान राम की एक मूर्ति है, भगवान कृष्ण की एक मूर्ति है, तो यह एक सगुण भक्ति का एक उदाहरण हो गया। दूसरी तरफ अगर हम मुस्लिम समाज की बात करते हैं तो वहाँ पर अल्लाह की या उनके भगवान की कोई भी मूर्ति नहीं है, वो कुरान की शिक्षाओं पर चलते हैं।
एक ऐसी भक्ति जो शिक्षा के माध्यम से होती है, उसको बोलते हैं निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति को दो हिस्सों में विभाजित किया गया है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। यह हो गया सगुण भक्ति। अगला जो प्रश्न है वह है आपका परशुराम के उपदेश कविता, और यह लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने। इस कविता में एक प्रश्न है, मैं आपको प्रश्न पढ़ के सुनाता हूँ। स्वाधीनता हमारे लिए क्यों आवश्यक है? परशुराम के उपदेश के आधार पर किन्हीं दो बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। अर्थात परशुराम के उपदेश कविता में यह क्यों कहा गया है कि स्वाधीनता यानी कि अपने अधीन रहना क्यों आवश्यक है। देखिए, परशुराम की उपदेश कविता रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है, और जब लिखी थी, जब भारत और चीन का युद्ध हो रहा था, भारतीय सिपाहियों में जोश भरने के लिए यह कविता लिखी गई थी। इस कविता में वो यह कहते हैं कि स्वाधीनता हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। स्वाधीनता के बिना हम अपना शासन खुद नहीं चला पाएंगे, अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाएंगे, अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाएंगे। बिना स्वाधीनता के हम गुलाम हो जाएंगे, हमें दूसरों के भरोसे रहना पड़ेगा। हम एक अच्छा भविष्य चाहते हैं, अपनी संतानों के लिए एक अच्छा भविष्य चाहते हैं, तो स्वाधीनता हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। यह बताया गया है परशुराम के उपदेश कविता में, जिसे लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने। अगला जो प्रश्न है वह है सुभद्रा कुमारी चौहान पाठ से, और सुभद्रा कुमारी जो पाठ है वो लिखा है महादेवी वर्मा ने। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान भी एक लेखिका थी। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी का साथ भी दिया था। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम था लक्ष्मण सिंह, और महादेवी वर्मा लक्ष्मण सिंह को भाई बोलती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान को कविता लिखने का बहुत शौक। सुभद्रा कुमारी चौहान अपने राजनीतिक जीवन में और अपने कवित्री के जीवन में और अपने पारिवारिक जीवन में, तीनों में ही बहुत तालमेल बैठाती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान यह भी कहती हैं कि वह चाहती हैं कि उनकी मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के बाद लोग उन्हें याद रखें, और उनके मृत्यु स्थल पर वहाँ पर मेले लगें और कविता पाठ हो। महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत इज्जत करती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान एक समाज सेविका भी थी, एक क्रांतिकारी भी थी, एक स्वतंत्रता सेनानी भी थी, एक अच्छी कवित्री भी थी, और एक अच्छी पत्नी भी थी। यह थे सुभद्रा कुमारी चौहान के गुण। आप इन्हें या तो भीतरी गुण कह लीजिए या बाहरी गुण कह लीजिए, बस लिख देना सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में अच्छा अच्छा लिखना। और महादेवी वर्मा ने ये पाठ लिखा है। अगली जो कविता है वह है फाग कविता। फाग अर्थात फागुन, इसको लिखा है पद्माकर ने। इस कविता में पद्माकर जी कहते हैं कि गोपियां भगवान कृष्ण के साथ होली खेल रही हैं। होली खेलते खेलते गोपियों की आंखों में चला गया गुलाल, तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है, कहाँ से कहूँ, कैसे कहूँ, कोई तो निकासो, यानी कि अपना दर्द, अपना दुख अपनी सहेली को बता रही है और उससे मदद मांग रही है। तो दूसरी सखी अर्थात दूसरी गोपी कहती है, यह जो तेरी समस्या है, ये जो दर्द तेरे दिल में हो रहा है, वही दर्द तो मेरे दिल में हो रहा है। मुझे भी भगवान कृष्ण की बहुत याद आ रही है। तो इस कविता में फागुन में, जहाँ पर गोपियां भगवान कृष्ण के साथ होली खेल रही हैं, गोपियों के दुख और दर्द को बताया गया है फाग कविता के माध्यम से। पेपर में अगर आपको इसको समझना हो तो यह शब्द जरूर देखना, या तो उसमें आया होगा गुलाल, या आया होगा कहाँ से कहूँ, कैसे कहूँ, कोई तो निकासो। इस शब्द का प्रयोग किया जाए तो समझ लेना कि यह फाग कविता है। फाग अर्थात फागुन, जिसमें गोपियां भगवान कृष्ण के साथ होली खेल रही हैं। होली खेलते खेलते गोपियों की आंखों में चला गया है गुलाल। अब मैं आपको ले चलता हूँ बिहारी के दोहे। बिहारी के दोहे, इस पर मैंने वीडियो भी नहीं बनाई है, तो ये एक बार आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण दोहा है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, जा खाए बोराय नर बा खाए बोराय। यहाँ पर कनक के दो अर्थ हैं, एक अर्थ है सोना, एक अर्थ है धतूरा, और यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया है। जब किसी दोहे में एक शब्द दो बार बोला जाता है तो वहां पर यमक अलंकार होता है, तो इस दोहे में यमक अलंकार है। यहाँ पर बताया गया है कनक के दो अर्थ होते हैं, एक होता है सोना, एक होता है धतूरा। जो मनुष्य सोना अर्थात गोल्ड अर्थात संपत्ति के नशे में पागल हो जाता है, वह बहुत खतरनाक होता है। धतूरा एक ऐसा फल होता है जिसमें कांटे होते हैं, आपने देखा होगा भोले बाबा पर उसे चढ़ाते हैं। तो जो धतूरे का नशा करता है उसका नशा तो 2-3 दिन में उतर जाएगा, लेकिन जो सोने का नशा करता है उसका नशा बहुत लंबा चलता है, और वह समाज के लिए बहुत खतरनाक है। कनक कनकते सौगुनी, याद रखना, बिहारी ने लिखा। अगला दोहा है, बरसत लालच लाल की मुरली धई लुकाए। मुरली यानी कि बांसुरी,
गोपियों ने भगवान कृष्ण की बांसुरी छिपा दी है। अब भगवान कृष्ण गोपियों से पूछते हैं मेरी बांसुरी कहाँ है? तो गोपियां एक दूसरे की तरफ इशारा करती हैं, आंखों से इशारा करती हैं और भगवान कृष्ण परेशान होते हैं और गोपियां उसका आनंद लेती हैं। अगर पेपर में आपको ये पहचानना हो तो यह याद रख लेना, मुरली शब्द बरसत लालच लाल की, मुरली धई लुक। बिहारी का अगला दोहा है, कब को टेरत दीन रट, होत न श्याम सहाय। होत न श्याम सहाय यानी कि श्याम यानी कि भगवान कृष्ण मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है? बिहारी कह रहा है, जो कवि है। वो कह रहा है मुझ जैसे दीन की, याद रखना दीन और टेरत, दीन और टेरत जैसे शब्द पकड़ लेना, यानी कि मुझ जैसे दीन की भगवान कृष्ण सहायता नहीं कर रहे हैं। वो तो जगत गुरु हैं, वो तो जगन्नाथ है, लेकिन फिर भी उन्हें मेरी चिंता नहीं हो रही है। तो अपनी तरफ उनका ध्यान खींचने के लिए बिहारी कहता है कि हे प्रभु, हे जगन्नाथ, अब अपनी दृष्टि मुझ पे बनाइए और मेरे दुखों को दूर कीजिए। ठीक है, टेरत और दीन शब्द से याद रखना। अब मैं आपको बताता हूं मीराबाई। सखीरी मैंने मोल लिया गोपाल, सखीरी मैंने मोल लिया गोपाल। पेपर में कैसे पहचानोगे? मोल, मोल मतलब खरीदना, और सखीरी, माहिरी, मातारी में इस तरह के अगर शब्द आते हैं और गोपाल शब्द यहाँ पे ये मिल जाए तो आप समझ लेना यह मीराबाई का पद है। सखीरी मैंने मोल लिया गोपाल यानी कि भगवान कृष्ण को खरीद लिया है। मीराबाई अपनी सखी से कहती है मैंने भगवान कृष्ण को खरीद लिया है। तो सखी कहती है यह तूने क्या किया, तूने क्या देकर खरीदा है, ऐसी तूने क्या कीमत चुकाई है? तो मीराबाई कहती है मैंने अपना सर्वस्व यानी कि सब कुछ भगवान कृष्ण पर बलिदान कर दिया है। तो उसकी सखी कहती है तुझे ऐसा नहीं लगता कि तूने ये घाटे का सौदा किया है? तो मीराबाई अपनी सखी को समझाती है यह तेरी समझ से बाहर है, क्योंकि मैं अपने भगवान कृष्ण को सब कुछ मानती हूँ। अगला जो प्रश्न है वह है आपका सूरदास द्वारा लिखा हुआ पद। मैं पद को पढ़ रहा हूँ, पेपर में आपको ये समझना होगा कि ये कौन सा पद है और किसने लिखा है। तो मैं एक पंक्ति पढ़ रहा हूँ, इस पंक्ति को विशेष तौर से समझ लेना। घुटरन चलत रह तू, तट मंडित मुख दही लेप किए। मुख, मुख यानी कि मुंह पर, दही का लेप किए, सूरदास जी। ठीक है, सगुण भक्ति में सूरदास जी ने ये पद लिखा है, मुख, मुख यानी कि मुंह पर दही का लेप किए। इस पद में सूरदास जी भगवान कृष्ण के बाल रूप का वर्णन कर रहे हैं। और पेपर में कैसे पहचानोगे? मुख यानी कि मुंह, दही और लेप, और घुटरन, घुटरन यानी कि घुटनों के बल। सूरदास जी कहते हैं भगवान कृष्ण बालक के रूप में घुटनों के बल जमीन पर चल रहे हैं, कच्ची जमीन है, हाथों में माखन है, चेहरे पर दही का लेप लगा हुआ है, और भगवान कृष्ण का रूप, बाल रूप इतना प्यारा लग रहा है कि सूरदास जी उसमें खो गए। इस पद में सूरदास जी भगवान कृष्ण के बाल रूप का वर्णन कर रहे हैं। तो यह है आपका सगुण भक्ति वाले पाठ से सूरदास द्वारा लिखा हुआ पद। मैंने मीरा वाला बता दिया आपको और सूरदास वाला भी बता दिया। अगर आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देख जाएंगे 100% पास हो जाएंगे। पेपर से 3 दिन पहले ये वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, रिवीजन वीडियो है। बाकी सब्जेक्ट की भी मैं रिवीजन वीडियो जरूर अपलोड करूंगा। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, होम साइंस, सोशलॉजी, बिजनेस स्टडी, डेटा एंट्री, फिजिकल एजुकेशन जैसे महत्वपूर्ण विषयों की वीडियो आपके लिए समय समय पर पेपर से पहले अपलोड करता रहूँगा। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर वीडियो को देखो और इन वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आसानी से पास हो जाओगे। इसलिए प्यारे छात्रों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुपों में जहाँ भी पहुँचा सकते हैं इस वीडियो को पहुँचाइए। धन्यवाद।